सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज के पॉडकास्ट के लिए मैं ऋतिक से बात कर रहा था और आप इनके चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके होंगे, नहीं किया हुआ है तो अब कर लें, क्योंकि ऋतिक तलवार एक ऐसे बडिंग पॉडकास्टर हैं जिनका की बहुत ही वर्सेटैलिटी में इनके इंटरेस्ट हैं। सो मेरी जब इनसे बात हुई तो मैंने ये देखा कि ये अलग अलग फील्ड्स में, स्पिरिचुअलिटी से, पोइट्री से, मेडिकल में, सो ये उन चीजों को समझकर आम जनता तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेकर आना चाहते हैं। सो मैं इनसे बातचीत करके काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हूँ। सो मैंने कहा कोशिश करते हैं आज का पॉडकास्ट मैं ही स्टार्ट करता हूँ। सो वेलकम ऋतिक, आपके पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपका भी स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सो एक्चुअली आज का जो टॉपिक था वो एक थोड़ा सा संजीदगी भरा टॉपिक है। हालांकि हम कोशिश करेंगे कि इसको जितना लाइटर मोड में हम ले सकें। बेसिकली हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑटिज्म सेक्टर के लिए, जो आपसे हमारी बातचीत हो ही रही थी। सो बाय प्रोफेशन, जैसे कि व्यूअर्स को भी पता चल जाए कि बेसिकली मेरा नाम है डॉक्टर अतुल मदान और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने साइकोलॉजी में डॉक्टरेट की हुई है और पिछले काफ़ी सालों से मैं ऑटिज्म फील्ड में काम कर रहा हूँ। अब जब भी मैं एक जनरल सोसाइटी में बात करता हूँ ऑटिज्म शब्द की, तो बहुत सारे लोग इससे अवेयर नहीं हैं। और जबकि आज की इस चर्चा में आप इस चीज़ को रियलाइज कर पाएंगे कि ये टॉपिक बातचीत करने के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो ऋतिक, जैसे आपके बहुत सारे सवाल थे, जब मैं ही आपसे पूछ रहा था कि क्या आपने कभी ऑटिज्म के बारे में सुना है, तो आपने इसको बहुत ही ऑनेस्टली, आपने एक तरीके से ये कन्फेस किया कि मुझे कभी भी, मैंने पर्टिकुलरली ऑटिज्म का शब्द नहीं सुना था। राइट। तो जब हम चर्चा कर रहे थे तो मैंने आपसे ये भी बताया था कि ये एक बहुत ह्यूज नंबर है। आज की अगर हम इसकी प्रेवलेंस रेट की बात करें तो 1 in 36, यानी कि हर 36 में से एक बच्चा जो है वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पर है। तो अगर हम इसको आज कैलकुलेट करना चाहें तो ये कितना बड़ा एक नंबर बन जाता है। सो हर 36 में से एक बच्चा, मतलब अगर मैं स्टैटिस्टिकली बात करूं तो हर 100 में से तकरीबन 2 से 3 बच्चे। तो जाहिर सी बात है कि हम सब, क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं, तो हमने आसपास कुछ तो ऐसे बच्चे जरूर देखे होंगे। सो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें एज अ जनरल पब्लिक। जब आप ये चीज देखते हैं तो क्या सच में आपने कभी कोई ऑटिज्म का बच्चा नहीं देखा होगा? जरूर देखा होगा, देखा है मैंने, बट हमें पता ही नहीं लगता कि वो बंदे को ये चीज है या वो बंदी को वो चीज है, छोटा है बड़ा है, हमें पता ही नहीं लगता। हम करते हैं कि ठीक है, इग्नोर करो, बात खत्म हो गई। हम ध्यान ही नहीं दे पाते उस पर कि कैसे इसको ठीक करेंगे, कैसे क्या होगा, क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं है मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल नहीं है। हमारी सोसाइटी में, हमारे रिलेटिव्स में ऐसे जो बच्चे होते हैं, पता ही नहीं लगता उनको क्या है, क्या दिक्कत है। हाँ ठीक है, इसका कर्मों के हिसाब है, इसका हो जाएगा, बात खत्म। बेसिकली तो यही बोलते हैं सारे, खत्म कर देते हैं बात वहाँ पे। जी, तो आपको क्या लगता है कि मतलब कैसे आप पहचानते हैं कि ये बच्चे कुछ अलग है? जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, जैसे या तो किसी से बात नहीं करता, एक मतलब ऐसे मैंने देखे हैं कि वो बिल्कुल किसी से बात नहीं करते। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, बिल्कुल किसी से बात नहीं करेंगे पॉइंट टू पॉइंट करेंगे, ठीक है। सेकंड चीज, बात करेंगे तो बड़ा डरेंगे, सोच समझ के बात करेंगे, पता नहीं जैसे क्या हो जाता है। बात तो सबसे करनी चाहिए ना। तो ऐसे मैंने बच्चे देखे हैं, मैंने अपने स्कूल में देखा था, कॉलेज में भी ऐसे देखे हैं कि एक देखो कि जो बिल्कुल किसी से बात नहीं करता है। तो हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है, इसका नेचर ही खराब है, छोड़ो इसको, क्या करना है, तो हम ऐसे इग्नोर करके। तो ये हो गए बड़े एज के। हाँ। और बिल्कुल छोटे बच्चे, जो अगर मैं 3 साल, 4 साल, 5 साल, आप कहीं मॉल में गए या आप कहीं मार्केट में गए या आप कहीं पार्क में गए और आपने देखा कि कुछ बच्चा नॉर्मल पैटर्न से कुछ अलग है, तो आपको क्या लगता था, क्या देखते थे, आपने क्या चीजें आज तक कभी ऑब्जर्व की? कभी देखा ऐसे बच्चे कोई आपने आमतौर पर? ऐसे मतलब पर्टिकुलर ऐसे मैंने ध्यान तो नहीं दिया, बट ऐसे देखते हैं कि जैसे कई बच्चे होते हैं, मतलब जैसे मॉल वगैरह की बात कर रहे हो ना, मॉल वगैरह में नहीं, बट ऐसे घर वगैरह में देखें कि वो जब उनके घर पे जाते हैं वो बिल्कुल साइड पे जाके छुप जाते हैं, अलग होके रहते हैं सबसे, है ना। किसी से बात नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसे साइड पे चले जाएंगे, या तो फिर नाखून खाते रहेंगे, मतलब कुछ अलग ही करते रहेंगे। तो हमें लगता है कि यार इसके मतलब घर वालों ने समझाया नहीं इसको, तो ठीक है, मतलब कैसा नेचर है इसका, नेचर ही गंदा है, छोड़ो, बच्चा छोटा चाहे जैसा भी है। तो बट ये चीज पे मैं चाहता हूँ कि हम आज प्रॉपर डिस्कशन करें, छोटी से छोटी चीज पे, बड़ी से बड़ी चीज पे डिस्कशन करेंगे। किसी को ये चीज हो रही है या हमारे सामने है तो उसके ऊपर डिस्कस कर सकें।
तो आप तक पहुंच सके कि मतलब कैसे बिल्कुल। कर सकते हैं। सो यही एक वजह थी कि जब हमने आज पॉडकास्ट को एक अलग नजरिए से लेने की कोशिश की, क्योंकि होता क्या है कि जनरल ट्रेंड है और ये नेचुरल, यही एक प्रोसेस भी होता है कि जब हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात करते हैं तो जो होस्ट होता है वो डेफिनेटली ये चीजें, जो एंकर है, जो होस्ट है, पहले से तय कर लेते हैं कि किस तरीके से कैसे फ्रेमवर्क बनेगा, ऑब्वियसली, क्योंकि ये बहुत स्ट्रक्चर्ड हो है। उससे क्या होता है कि जाने अनजाने में कई बार प्रोग्राम कुछ स्क्रिप्टेड से होने लग जाते हैं। जबकि मुझे ऐसा लग रहा था, जैसे इनसे बातचीत करके और इनसे भी मैंने यही बात की कि क्यों नहीं हम एक नए तरीके से बात करते हैं, क्यों ना हम एक आम पब्लिक की तरह से बात करें। क्योंकि आज भी आपने ये देखा होगा कि जिनके घर में या किनके रिलेटिव्स में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अगर जो बच्चे हैं, तो वो समझ पा रहे होंगे कि इन जनरल सोसाइटी में ये किस तरीके से इसकी क्लैरिटी नहीं है। सो जैसे आपने भी आज बातें की तो ये बड़े बच्चों के ऊपर आ गए, जबकि वो एक पर्सनैलिटी पैटर्न था, हो सकता है वो रिजर्व थे, हम में से भी कई लोग होते हैं जो कम बात करते हैं, जो कि नॉर्मल वेरिएंट है। लेकिन जब हम ऑटिज्म की स्पेसिफिक बात करते हैं तो वो बिल्कुल एक अलग पैटर्न होता है। सो आज जाहिर सी बात है कि हम इसके ऊपर बात करेंगे और देखते हैं कि इस पे कितना हम समझ पाते हैं और किस तरीके से। बट सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा एक्सपीरियंस बताएं सबको कि क्या आपका एक्सपीरियंस है, कैसे कैसे बच्चे आपके पास आते हैं, आप कैसे जानते हैं उनको कि इस वाकई में इसमें प्रॉब्लम है या नहीं है। वैसे जी देखिए, ऑटिज्म एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें मेरे पास जो लोग आते हैं वो सबसे पहला सवाल लेकर ये आते हैं कि हमारा बच्चा अपनी उम्र मुताबिक बात नहीं कर रहा, तो वो कहते हैं कि स्पीच डिले है। तो सबसे पहला जो एक रेड फ्लैग है वो हमें ये नजर आता है कि बच्चा 2 साल का हो चुका है, 2.5 साल का हो चुका है, लेकिन वो अपने एज अप्रोप्रिएटली बात नहीं कर रहा। सो इसको हमें समझना पड़ेगा कि ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, क्योंकि बच्चे जैसे ही 1 साल के होते हैं तो तकरीबन 1 वर्ड वो मीनिंगफुली बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो 2 साल के पूरे होते हैं तो 2 वर्ड स्पीच में आ जाते हैं, और 3 इयर्स ऑनवर्ड्स की एज में वो प्रॉपरली बात करना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस करते करते। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग जो हमें बहुत अर्ली साइंस में पता चलता है वो ये है कि बच्चे जो हैं वो देर से बोलना सीख रहे हैं, या 2 साल, 3 साल, 4 साल हो चुका है, अभी तक उनकी स्पीच प्रॉपर नहीं आई है। सो लेकिन ये चीज समझना है कि एक रेड फ्लैग है, ये जरूरी नहीं है कि ऑटिज्म ही हो, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं जिसमें स्पीच डिले होती हैं, और कई बार बड़ी उम्र में आकर स्पीच आ भी जाती है। ऐसा बहुत सारा मैंने कई बार ये देखा है कि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग भी, कुछ डॉक्टर्स भी, कुछ लोग भी जनरल कह देते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चा बोल पड़ेगा, घबराइए मत। आई एग्री, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पर कि बच्चे थोड़े बड़े होने के ऊपर बोलने लग जाते हैं। मतलब कैसे, कौन सी एज पता लगता है कि वो बोलना शुरू करेगा छोटे से? जी, मैं वही कह रहा था कि इसमें है क्या, जो तो स्पीच डिले है उसको ऑटिज्म से थोड़ा सा आपको अलग करके देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सिर्फ स्पीच डिले होता है। जो स्पीच डिले है उसमें उसकी पॉइंटिंग में कोई कमी नहीं होती। बच्चा अगर कोई मांगना है तो अपनी उंगली करके मांगता है, या नॉन वर्बल जेस्चर करता है, आपके साथ इंटरेक्ट करता है बाकी सब चीजों से। वो अगर उसको भूख लगी है तो इस तरीके से इशारा कर देगा, कहीं जाना है तो वहां कर लेगा। सो मतलब वर्बल एंड नॉन वर्बल जो स्पीच होती है उसमें नॉन वर्बल में कोई कमी नहीं होती। ऑटिज्म में हमने जनरली ये देखा है कि वो बच्चे स्पीच के साथ साथ नॉन वर्बली भी ज्यादा बात नहीं करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस ज्यादा नहीं दिखाते हैं, या दूसरों के फेशियल एक्सप्रेशंस को ज्यादा नहीं समझ पाते हैं। वो बजाय कि उंगली का इशारा करने की बजाय आपके हाथ को उस ओर डायरेक्ट करते हैं, और बहुत ज्यादा नॉन वर्बल जेस्चर्स जिसे हम बोलते हैं उस तरीके के साइन लैंग्वेज बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं। लेकिन इस स्पीच के साथ साथ अगर बच्चा सोशल डेफिसिट भी दिखा रहा है, सोशल यानी कि वो दूसरे लोगों के साथ प्रॉपरली मिक्सअप नहीं हो रहा है, जैसे दूसरे बच्चे कोऑपरेटिव प्ले करने लगते हैं, उसको वो कोऑपरेटिव प्ले करना नहीं आ रहा, जैसे बच्चे प्रिटेंड प्ले करते हैं कि ठीक है, एक वो कोई सॉफ्ट टॉय है, उसको बोलते हैं काके को नींद नहीं आ रही है तो उसको ऐसे टैप करके सुला रहे हैं, कोई वो खाली कप से चाय पीने की एक्टिंग कर रहे हैं, जिसे हम प्रिटेंड प्ले या मेक बिलीव प्ले कहते हैं। जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के बच्चे होते हैं उनमें ये देखा गया है कि इस तरीके की चीजें नहीं डेवलप हो पाती हैं। ऐसे बच्चे दूसरे बच्चों के साथ कोऑपरेटिवली प्ले नहीं करते हैं, अकेले खेलना उनको ज्यादा पसंद है। कई बार ये देखते हैं कि वो बच्चों में इंटरेस्ट तो शो करते हैं, लेकिन वो ज्यादातर जैसे वो बॉल है तो वो बॉल के पीछे जाना, या दूसरे बच्चे जंप कर रहे हैं तो जंप करते रहना, लेकिन जो एक इंटरेक्टिव प्ले होता है वो नहीं कर पाते हैं। और वो क्या होता है कि जैसे आप कहीं किसी नई सेटिंग में गए, कुछ स्ट्रेंजर्स हैं, उनके साथ पूरी तरह से प्रॉपर्ली कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल वेरिएंट है, कई बार नॉर्मल जो हमारे टिपिकली ग्रोइंग बच्चे हैं वो भी ऐसा कुछ दिखाते हैं, लेकिन आपको मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर तो एक पैटर्न नजर आ रहा है जिसमें कि स्पीच डिले भी नजर आ रहा है, कम्युनिकेशन डेफिसिट भी नजर आ रहा है, और तीसरी चीज अगर उनमें कोई अलग तरीके का बर्ताव जिसको कि रेपिटेटिव बिहेवियर या स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर हम कहते हैं, ऐसे भी कुछ पैटर्न नजर आ रहे हैं,
ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ऐसे बच्चों को कुछ सेंसरी इश्यूज होते हैं, वो जरा सी भी आवाज के ऊपर, जैसे कुकर की सीटी के ऊपर या मिक्सी चलते हुए या वैक्यूम क्लीनर चलते हुए आप देखेंगे कि वो कान पर ऐसे हाथ रख लेते हैं, तो यानी कि वो साउंड जरा सी भी ऊंची साउंड होगी तो ऐसे रख लेंगे। या कई बार वो बहुत सारी चीजों को स्मेल करते हैं, कोई भी चीज को उठाकर सूंघते हैं, या हर चीज को लिक करेंगे, टेस्ट करेंगे, या बहुत सारी चीजों को जैसे सरफेसेस को टच करेंगे, या एड़ी उठाकर चलेंगे, या जब बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे तो हाथ फ्लैपिंग करेंगे, जंपिंग करेंगे। ये जरूरी नहीं कि एक ही बच्चे में सारे के सारे सिम्टम्स होंगे, किसी बच्चे में कोई, किसी बच्चे में कोई, किसी बच्चे में कोई सिम्टम्स हो सकते हैं, किसी में एक दो होंगे, किसी में दूसरे एक दो होंगे। अब समझना क्या है कि ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको फ्रेगमेंटेड वे में अगर देखूं तो इनमें से कोई भी चीज किसी भी न्यूरोटिपिकली ग्रोइंग बच्चे में हो सकती है। लेकिन अगर किसी एक बच्चे में ये सारी चीजें एज अ पैटर्न नजर आ रही है, बच्चा अपनी उम्र के मुताबिक बोलचाल शुरू नहीं कर रहा, बच्चा अपनी उम्र मुताबिक बाकी बच्चों की तरह मेल जोल नहीं कर रहा, और कुछ अलग तरीके का व्यवहार भी कर रहा है, तो फिर हमें एक बार प्रोफेशनल ओपिनियन जरूर लेना चाहिए। सो यहां हमें समझना पड़ेगा कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम किस तरीके से नॉर्मल टिपिकली ग्रोइंग बच्चों से हम उनको अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ आपका सवाल कि ये कैसे हम किस तरीके की एज में देखेंगे, किस तरीके से पता चलेगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये देखिए कि जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम होता है आमतौर पर ये 1.5 से 3.5 साल की उम्र में प्रॉपरली हमें नजर आना शुरू हो जाता है। हमने कई बार ये भी देखा है कि 1.5 साल तक बच्चे तकरीबन नॉर्मल ग्रो कर रहे होते हैं, वो आपकी बात को रिस्पॉन्ड करने लग जाते हैं, पॉइंट्स भी करने लग जाते हैं, हम पूछे फैन कहाँ है तो उंगली भी ऊपर कर देते हैं, मम्मा पापा भी मीनिंगफुली बोलने लग जाते हैं। लेकिन कई बार, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि बच्चे अचानक रिग्रेस करते हैं, जिसमें कि 1.5 साल की उम्र के आसपास का एक पड़ाव देखा गया है जो कि +-2-3 मंथ्स होते हैं, यानी कि 1.25 साल से 1.25-2 साल के अंदर अंदर कई बार ऐसा देखा गया कि बच्चे अचानक रिग्रेस करते हैं और जो चीजें वो पहले कर रहे थे वो अचानक करना बंद कर देते हैं, और नई चीजों को सीखने का पैटर्न उनका कुछ डिफरेंट हो जाता है। हालांकि उसको कई बार पेरेंट्स को इंसिडेंटली किसी भी इवेंट के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि हम यहाँ से शिफ्ट कर गए थे तब ऐसा हुआ, या उस समय कोविड आ गया था अचानक तब ऐसा हुआ, या इस बच्चे को उस समय फीवर आ गया था 3 दिन हॉस्पिटल में रहा था उसके बाद ऐसा हो गया था। सो हम कई बार समझने की कोशिश करके किसी ना किसी एक इंसिडेंट से या लाइफ इवेंट के साथ उसको हम कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं, जबकि एक्चुअल में ऐसा है नहीं। ये एक पैटर्न है, कई बार बहुत सारे बच्चों में देखा गया है जो कि उसी तकरीबन एज के अंदर अचानक रिग्रेस करता है, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑटिज्म हो सकता है। सो पहला तो ये हो गया कि ये हमें 1.5 साल के आसपास पता चलना शुरू होता है। इसीलिए ये देखा गया है कि 2 से 2.5 साल तक के मैक्सिमम एज जो बच्चे होते हैं वो पकड़ में आ जाते हैं अगर कोई प्रोफेशनल उन्हें एक बार स्क्रीन कर ले तो। ये जो स्टार्टिंग की एज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन ये है कि ऑटिज्म के ट्रीटमेंट के लिए अर्ली इंटरवेंशन इज द की, यानी कि अर्ली इंटरवेंशन, जितना जल्दी बच्चे को इंटरवेंशन दी जाएंगी, थेरेप्यूटिक रेमेडियल ट्रेनिंग्स दी जाएंगी, उतने बेटर होने के चांसेस हैं, वरना प्रॉब्लम बढ़ सकती है। प्रॉब्लम बढ़ेगी, या ये समझ लें कि जैसे जैसे ब्रेन बड़ा होता जाता है उसको करेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता चला जाता है, क्योंकि क्या माना गया है कि फर्स्ट 5 years आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। पहले 5 साल में ये माना गया है कि रिलेटिवली हमारे ब्रेन के बनने की स्पीड, जिसे हम न्यूरल सर्किट्स बोलते हैं, वो न्यूरल सर्किट्स बनने की स्पीड बहुत तेज है। यानी कि बनते हुए ब्रेन में ही अगर हम किसी तरीके से इंटरवीन करते हैं तो काफी अच्छे रिजल्ट्स आने के चांसेस रहते हैं। हालांकि कोई भी हो, चाहे हमारे बच्चे हों, आप हों, हम हों, कुछ भी हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं हमारा ब्रेन क्रिस्टलाइज्ड होने लगता है। क्रिस्टलाइज्ड का मतलब कि आप ये बोले हिंदी पंजाबी में कि पकने लग गया जी, तो पके हुए ब्रेन में चेंजेस लाना मुश्किल होगी। सो इसको एज ए लेमैन लैंग्वेज मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं कि अगर हम जल्दी की एज में काम करेंगे तो हम उसको बेटर वे में रिस्पॉन्स दे पाएंगे। तो ठीक है ऋतिक, जैसे आपने कभी क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये नंबर बड़ा ह्यूज है कि 1 in 36, तो क्या आपने कभी अपने आसपास या इस तरह से ऑटिज्म का कोई बच्चा देखा है? मतलब आप देखो कि ऑटिज्म के बारे में बोल रहे हैं कुछ अलग, बट मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो एडियो पे चलते हैं, ठीक है, पैर पूरा उठा लेंगे पीछे के से और एडियो के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। सेकंड मैंने देखे हैं कि जो बिल्कुल ही अलग हरकतें करते हैं, मतलब ना किसी से बात करेंगे सही ढंग से, ना कि मतलब किसी से कुछ पूछा गया सही तरीके से आंसर नहीं देंगे, शॉर्ट में आंसर देंगे, ठीक है। और तीसरा जिनका IQ लेवल
बिल्कुल कम होता है, बिल्कुल मतलब जिसे बोल सकते हैं कम होता है। और तीसरा फोर्थ मैंने देखे हैं ऐसे बच्चे जो उल्टी ही हरकतें कर रहे होते हैं, मतलब जो सोचे भी नहीं सामने वाले पर्सन ने वैसी मतलब हरकतें करते होते हैं। तो इसके ऊपर आप बताएं। ठीक है। तो जैसे यही हमारा एक मकसद था कि मैं, क्योंकि ऋतिक एक तरीके से जनरल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जैसे मैंने अगर इनसे कुछ टेक्निकली ऑटिज्म के बारे में समझने की कोशिश की, तो जो इनका जवाब है वो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि सोसाइटी में तकरीबन सभी लोगों का होगा। सो मैं कई बार लोगों से कुछ पूछता हूँ कि क्या आप जानते हैं ऑटिज्म क्या होता है। तो इन जनरल जब मैं पब्लिक से ये पूछता हूँ तो उनकी तरफ से मुझे जनरल किस तरीके के सवाल आते हैं कि हाँ ये बोल नहीं सकते हैं, कोई कहता है नहीं इनका आईक्यू कम होता है, कोई कहता है कि नहीं ये खाना भी अपने आप नहीं खा सकते हैं, चल फिर नहीं सकते हैं। ये बहुत सारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव आते हैं। अभी भी आपने इस चीज को एक महसूस किया होगा कि आपने कुछ टेक्निकल टर्म्स भी यूज किए, जैसे आईक्यू वगैरह का शब्द इस्तेमाल किया, कुछ एक आपने अपनी ऑब्जर्वेशन बोली कि वो एडी उठाकर चल रहे, तो मिक्स सा था, मतलब यू आर नॉट क्लियर कि ऑटिज्म क्या है। हाँ। और यही हमारा आज का एक मकसद था कि हम ये समझें कि ऑटिज्म होता क्या है। तो वहां पर हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि ऑटिज्म का एक अगर पूरे नाम अगर मैं बोलने की बताऊं आपको, तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, शॉर्ट में ASD हम बोलते हैं। तो ये जो स्पेक्ट्रम शब्द है, स्पेक्ट्रम का मतलब है सिम्टम्स की वेरिएबिलिटी, या ये कह लें कि सिम्टम्स की फैलावट। तो ये हम अलग अलग डोमेन्स में देखते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें जैसे आती हैं, जिसमें कि स्पीच आती है, जिसमें कि कम्युनिकेशन, बच्चा कैसे बात कर रहा है, सोशलाइजेशन आती है कि वो कैसे मिक्सअप हो रहा है, और बहुत सारे स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर्स की हम लोग इसमें बात करते हैं कि जिसमें कोई रेपिटेटिव बिहेवियर बार बार आता है। और इसकी टाइप्स कितनी होती है? टाइप्स तो अगर हम बात करेंगे तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, तो ये स्पेक्ट्रम का मतलब ये हो गया कि ये हर बच्चे में अलग तरीके से नजर आएगा। ऑटिज्म अगर मैं 10 बच्चे देखूंगा तो 10 के 10 में अलग आएगा, लेकिन उसमें जैसे कि मैंने अभी आपको बताया पैटर्न होता है, पैटर्न जो मतलब एक ही बच्चे में अगर कम्युनिकेशन डेफिसिट भी है, सोशल डेफिसिट भी है और स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर भी है, तो हम बोलेंगे कि वो बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर है। तो हम कैसे पता करेंगे उसमें वो वाले पैटर्न के हिसाब से? ये कट होगा, कट हो ये कट हो गया, मतलब यहाँ आ गया। अब आप पिछला जो हमने इतनी सारी बात की है वो ऐड करेंगे, क्योंकि उसमें मैं सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, वो कर लेंगे, वो ऐड में जब हम बैठेंगे ना सब कर लेंगे और डिस्कशन करके निकलेंगे। सो ये अब आगे कंटिन्यू करें। हाँ, सो अब आप अपने अब हम फ्रेश स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अब आप इस चीज में मुझे जो भी सवाल अब आपके मन में आ रहे हैं अब आप पूछो, अब हम जवाब देंगे, तो अब आप उसको एडिटिंग करके ये ऐड करेंगे। ठीक ठीक। सो जनरल जो आपके अभी मैं टाइप्स अभी आप दोबारा क्लियर करो, मैं इसके बीच में और भी कुछ पूछूंगा। ओके चलो ठीक है। करो। अभी आपने ऑटिज्म, अभी आपने ऑटिज्म के बारे में बताया, ठीक है। इसकी कितनी टाइप्स है, हम कैसे पता करें? फॉर एग्जांपल हमारे सामने कोई बच्चा है, हम तो ऐसे सोच लेते हैं कि ठीक है यार होगा ऐसा, ठीक है क्या कर सकते हैं, बट हम कैसे पता करेंगे, उसके घर वाले कैसे पता करेंगे कि हाँ इसमें प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन भी है? तो इसके ऊपर आप बताएं अच्छे से। सो जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो देखिए, जब हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो वो बहुत तरह के होते हैं। कोई आईक्यू डेफिसिट है, कोई ADHD है, कोई ऑटिज्म है, कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, बहुत सारी। आज के स्कोप में जैसे हम जिस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं वो ऑटिज्म की करते हैं। तो जब हम ऑटिज्म के टाइप्स की बात करते हैं तो ये बेसिकली जैसे मैंने बताया कि ये स्पेक्ट्रम है। सो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, तो इसमें हमें एक पैटर्न को देखना पड़ता है। किसी भी बच्चे में अलग अलग कॉम्बिनेशन में ये सिम्टम्स हो सकते हैं। किसी में कम्युनिकेशन डेफिसिट कम या ज्यादा हो सकता है, सोशल डेफिसिट कम या ज्यादा हो सकता है, स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर्स कम या ज्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा हैंड फ्लैपिंग कर रहा है तो कोई कभी कभी करता है और कोई बहुत फ्रीक्वेंटली करता है। कोई बच्चा कान पर हाथ रख रहा है तो कोई कभी कभी रख रहा है, कोई बहुत बार रख रहा है। तो इसको डरना भी कह सकते हैं क्या? वो जैसे डर जाता है। डर नहीं, इसको हमें समझना पड़ेगा। तो ये सेंसरी इश्यूज हैं। सेंसरी का मतलब हो गया कि जितने भी हमारे सेंसेस हैं, जैसे सुनने के, देखने के, सूंघने के, टेस्ट के, टच के, तो ये 5 सेंसेस जिसको हम मेन कहते हैं। वैसे इसमें वेस्टिबुलर और प्रोप्रियोसेप्टिव और भी आते हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बट लेमन लैंग्वेज में ठीक है अगर हम इसको समझें। तो ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में ये देखा गया है कि बच्चों में ये ज्यादा चांसेस होते हैं कि हाइपो या हाइपर हो जाते हैं। सो हाइपोसेंसिटिव या हाइपर सेंसिटिव। हाइपोसेंसिटिव का मतलब कि उनको वो सीख करते हैं, जो नॉर्मल वॉइस जो उनको है वो आपने देखा हो कई बार बच्चे कुछ चीजें बजा बजा कर ऐसे ऐसे करके वॉइस प्रोड्यूस करते हैं, तो वहां वो हाइपो माना जाएगा। लेकिन कई बच्चों में हाइपर सेंसिटिविटी होती है, वो थोड़ी सी नॉइज भी उनसे बर्दाश्त नहीं होती तो वो कान को ऐसे ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ ऐसे सेंसरी इश्यूज हैं।
तो किसी बच्चे को स्मेल के लिए हो सकता है, या कई बच्चे स्मेल से हाइपर सेंसिटिव हो सकते हैं, छोटी नॉर्मल स्मेल भी उनके लिए बियरेबल नहीं होती है। कई बच्चे आंखों की स्टिमिंग करते हैं, जरा सी भी लाइट के ऊपर आंख को इस तरीके से, जिसे हम आई मैनरिज्म्स कहते हैं, विजुअल स्टिमिंग होती है, आंखों के कॉर्नर से देखते हैं। बहुत सारे ऐसे डिफरेंट सिम्टम्स आ जाते हैं जो कि ये सेंसरी इश्यूज से रिलेटेड होते हैं, तो इनको हम उस लेवल के ऊपर देखते हैं। तो ये डरना नहीं है, बेसिकली ये हाइपोसेंसिटिव या हाइपर सेंसिटिव का इशू है। तो इसमें हर बच्चे की हम लोग प्रोफाइलिंग करके, उसकी सेंसरी प्रोफाइलिंग होती है जो कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के डोमेन में आता है, स्पेशलिस्ट होते हैं, वो इस चीज को देखकर फिर अकॉर्डिंगली उस बच्चे के थेरेप्यूटिक मॉड्यूल्स डिजाइन किए जाते हैं। सो ये हर बच्चे के लिए अलग तरीके से जरूर, अलग अलग तरीके से मतलब हम पता करके अभी जानते हैं कि पता लग गया किसी को कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है, पेरेंट्स को पता लग गया या फिर किसी को पता लग गया, तो फिर अभी उसका सोल्यूशन क्या है? देखिए वाकई में वो बच्चा ठीक हो सकता है, बिल्कुल ठीक हो सकता है। देखिए इसके ना 2-3 अलग अलग तरीके से जवाब है, लेकिन अगर मैं इसको समराइज करूं तो इसको इस तरीके से समझेंगे कि कोई भी न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन, एक कहा गया अभी तक कि वो लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो ट्रीटेबल नहीं है। बहुत सारी चीजें अगर हम जल्दी उम्र में सही थेरेप्यूटिक ट्रेनिंग दे देते हैं तो बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। मुझसे बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि क्या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, या हो जाएगा तो कितना होगा और कब तक होगा। तो इस चीज को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इसका सीधा सीधा कोई हाँ या ना में जवाब नहीं है। यहां मैं आपसे भी और सभी ऑडियंस से भी यही समझाना चाहूंगा कि ये जो ऑटिज्म के लिए जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो उसमें ये समझना पड़ेगा कि इसमें मल्टीपल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर मैं इनको भी सारे फैक्टर्स को इकट्ठा करने की कोशिश करूं तो ऐसा लगता है कि मतलब ऐसी चीजें देखी गई हैं कि उम्र कितनी कम है, यानी कि कितनी कम एज में हम इसे डायग्नोज करके हम इसका ट्रीटमेंट देख पा रहे हैं। दूसरा, उसकी प्रॉब्लम कितनी है। ऑब्वियसली जितनी कम प्रॉब्लम होगी उतने बेटर चांसेस होंगे। उस बच्चे का आईक्यू, कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है, जितने वो लेवल अच्छे हैं उतना रिस्पॉन्स ज्यादा ओरिएंटेड होगा। उसको प्रोफेशनल सपोर्ट कितना मिल रहा है, यानी कि उसको क्या प्रॉपर थेरेपीज सभी क्वालिफाइड लोगों की टीम प्रॉपरली मिल रही है। फिर आता है कि उसको पेरेंटल सपोर्ट कितना मिल रहा है, क्या पेरेंट्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है प्रोफेशनल्स की तरफ से, क्या पेरेंट उस बच्चे के साथ वही सारे तरीके से घर पर इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चे का इंडिविजुअल डिफरेंस। मैं बहुत कॉमनली एक मेटाफोरिकल रेफरेंस इस्तेमाल करता हूं कि हम देखते हैं कि एक ही बच्चा होता है, एक ही स्कूल होता है, एक ही क्लास होती है, एक ही टीचर होती है, लेकिन हर बच्चे का जो रिजल्ट आता है वो अलग आता है। तो सेम सिलेबस, सेम टीचर, सेम स्कूल, सेम क्लास होने के बावजूद जब 1 साल के बाद रिजल्ट आता है तो हर बच्चे का अलग आता है। ये क्यों होता है? क्योंकि देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो ये डिसाइड करते हैं कि रिजल्ट कैसा आएगा। सो बहुत सारे बच्चों में बहुत सिग्निफिकेंट रिजल्ट आता है एंड अनफॉर्चुनेटली कई बच्चों में नहीं भी आ पाता। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। तो इसमें कितना इन्वायरमेंटल स्टिमुलेशन है, कितना प्रोफेशनल सपोर्ट है, कितनी पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। अब इसी को अगर मैं नेक्स्ट लेवल तक लेकर दूं तो मुझसे बहुत कॉमनली लोग ये पूछते हैं कि अच्छा आपका फिर भी आपने एक्सपीरियंस है जी, आप बच्चे देखते हैं, कितने को बच्चे ठीक हो जाते हैं। चलो हम मान गए कि ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लेकिन फिर भी तकरीबन कितने को बच्चे ठीक हो जाते हैं? कोई एक एग्जांपल एग्जाम्पल के लिए देखिए, मैं यही यहां पर इसीलिए मैं अपने टेस्टिमोनियल्स यूज नहीं करता हूं। मैंने ये देखा है कि मेरे अपने पिछले एक्सपीरियंस में ये एक बेल कर्व की तरह है। जो लोग स्टैटिस्टिक्स और इस चीज को थोड़ा सा समझ पाएंगे, ग्राफ्स में एक बेल कर्व होता है। तो उस बेल कर्व के हिसाब से अगर मैं देखूं तो तकरीबन 10% बच्चे 100% ठीक हो जाते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि कितने परसेंट बोला मैंने? 100%। कितने परसेंट 100% ठीक हो जाते हैं? सिर्फ 10%, है ना। अब ये 10% सिर्फ 10% है, मैंने 90% बच्चों के लिए नहीं बोला। तो यहां ये समझने की जरूरत है कि मेरी लैंग्वेज को, मेरे शब्दों को समझिए। 10% बच्चे 100% ठीक हो जाते हैं। एंड वेरी अनफॉर्चुनेटली मैंने ऐसा अपने प्रैक्टिस में देखा है कि तकरीबन 10% बच्चे वेरी अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ज्यादा कोई रिजल्ट शो नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो बीच के 80% बच्चे हैं उनमें से कोई 20% ठीक हो जाता है, कोई 30% बेटर अपने रिस्पॉन्स देता है, कोई 50% बेटर हो जाता है, कोई 70%, कोई 80%। हमारे लिए एज अ थेरेपिस्ट प्रॉब्लम ये है कि हम फर्स्ट डे नहीं बता सकते हैं कि किस बच्चे में वो कहां स्टैंड करेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया मल्टीपल फैक्टर्स हैं।
तो ये डिपेंड करता है कि बच्चे की एज क्या है, डायग्नोसिस क्या है, एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन क्या है, आपके एज अ पेरेंट या हमारे एज अ प्रोफेशनल्स कितने इनपुट्स हैं, मल्टीपल चीजें ये तय करती हैं। सो प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब इन 10% बच्चों को हम ये दिखाते हैं, पहले एक बच्चा दिखाते हैं कि एक बच्चा था, आपने कहा एक एग्जांपल दीजिए, तो मैं कोई भी एक बच्चा दिखा सकता हूं कि ठीक है जी ये देखिए ये प्री था, अब पोस्ट के बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन मैंने आपको कौन सा बच्चा दिखाया जो ठीक हो गया? सो जो नहीं ठीक हो पाए वो, सो हमें ये ना एज ए डिस्क्लेमर यूज करना बहुत जरूरी है कि सी ये हम लोगों के हाथ में प्रॉपरली नहीं है। जो बच्चों का ऑटिज्म स्पेक्ट्रम बहुत कम है, बहुत अर्ली एज में हमने उनको डिटेक्ट कर लिया है, बहुत सही तरह की थेरेपीज हम दे दी है, उनमें से काफी बच्चे आउट ऑफ स्पेक्ट्रम देखे गए हैं, क्योंकि उनके अंदर कई बार वर्चुअल ऑटिज्म जैसी कुछ चीजें हमने सुनी है जिसमें कि स्क्रीन इंपैक्ट आता है, आपने सुना होगा टीवी मोबाइल का इंपैक्ट ज्यादा आ गया है, या वो बच्चे ज्यादातर आइसोलेशन में रहे हैं, उनको प्रॉपर एक्सपोजर नहीं मिला, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे लिए होप जनरेट करते हैं, और हमने देखा है कि उनमें बहुत सारे बच्चों में बहुत सिग्निफिकेंट लेवल के ऊपर इंप्रूवमेंट आ जाती है। बट टेक्निकली मैं इस चीज को अवॉइड करना चाहूंगा कि मैं कोई एक एग्जांपल देकर ये बताऊं कि ये ठीक हो गया, और मैं इसको एक और भी चीज से, बल्कि एक तरह के से मैं कन्फेस करता हूं कि जाहिर सी बात है हमारे पास भी पिछले कई सालों से हम काम कर रहे हैं, जलंधर लुधियाना में हमारे जैसे सेंटर हैं, हमारे भी बहुत सारे बच्चे आउट ऑफ स्पेक्ट्रम हुए हैं। तो उसमें जाहिर सी बात है कि उसमें एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आती है। तो जब पेरेंट्स मुझे कहता है कि आपकी वजह से हमारा बच्चा ठीक हो गया, तो मैं उनसे यही कहता हूं कि प्लीज ये मत कीजिए, क्योंकि अगर ये सिर्फ मेरी वजह से आपका बच्चा ठीक हुआ है तो फिर मेरे सारे बच्चे ठीक होने चाहिए थे, जो कि नहीं हो पाते वेरी अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स रिक्वायर्ड हैं। तो इसमें तो मैंने हमेशा ये कहा है कि पेरेंट्स आर द रियल थेरेपिस्ट, क्योंकि अगर पेरेंट्स सही तरीके से इन्वॉल्व हो जाएंगे तो हमारे बच्चों में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ जाती है। और मेरी यही कोशिश रहती है कि हम पेरेंट्स को प्रॉपरली ट्रेन करें, पेरेंट्स को प्रॉपरली इस चीज के बारे में बताएं कि इस थेरेपीज को घर पे इंप्लीमेंट कैसे करना है। तो यस, प्रोफेशनल सपोर्ट भी जरूरी है। खाली आप एक प्लान लेकर बच्चे को खाली ठीक कर दें, ये भी मुझे लगता है कि नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि हर चीज का अपना अपना रोल है। सो प्रोफेशनल्स भी होने चाहिए, पेरेंट्स भी होने चाहिए, ट्रेनिंग्स भी होनी चाहिए, बच्चे के अंदर वो कैपेसिटी भी होनी चाहिए। सारी चीजें मिला जुलाकर ये तय करेंगी कि इंप्रूवमेंट कितनी आएगी। तो इसलिए मैं तो बल्कि ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये तो मुझसे ना पूछें कि कोई एक एग्जांपल दीजिए, हैं बहुत सारे, लेकिन इस रीजन की वजह से मैं नहीं देता हूं। ओके, बट ये प्रॉब्लम आती ही कहां से, क्यों होती है? मतलब पेरेंट्स से आई है, या फिर पेरेंट्स तो ठीक है, बट कहां से आती है ये प्रॉब्लम, क्यों होती है ये प्रॉब्लम? नहीं, इसमें भी कोई हमें गिल्ट गेम में नहीं जाना है या कोई ब्लेम गेम पे नहीं जाना है कि पेरेंट्स से ही आई है। देखिए, अभी तक ऑटिज्म क्यों होता है इसका कोई बहुत ऑफिशियल या बहुत ऑथेंटिक आंसर अभी साइंस फ्रेटर्निटी के पास नहीं है। रिसर्चेज आर स्टिल गोइंग ऑन, अभी इस चीज के ऊपर चल रहे हैं। यस, बहुत सारे कंपोनेंट्स, बहुत सारी थ्योरीज आई हैं कि जेनेटिक लोडिंग भी हो सकती है, लेकिन वो तो फिर किसी भी चीज में हो सकती है जेनेटिक लोडिंग तो। लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर हर एक का वही मतलब नेक्स्ट जनरेशन में ये पास ऑन होता। यस, कुछ जेनेटिक लोडिंग मानी गई है कि है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अभी तक रिसर्च के उसके ऊपर हैं, एज अ सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च हैं, लेकिन साबित नहीं हो पाए। बहुत अलग अलग टाइम पे ये कहा गया कि कोई स्ट्रेसफुल पीरियड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकता है, या कोई ड्रग रिएक्शन हो सकता है, कोई रेडिएशन एक्सपोजर हो सकता है, कोई वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस का एक्सपोजर हो सकता है। बहुत सारी ऐसी अलग अलग थ्योरीज के तो आ गया था कि वैक्सीनेशन से ही हो सकता है, तो बहुत सारे लोगों ने उस समय वैक्सीनेशन लगवाने बंद कर दिए थे, जिसको भी बाद में गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ये रोका गया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई इसका कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। लेकिन अभी तक इसका रीजन अगर हम बात करें तो साइंस फ्रेटर्निटी के पास अभी प्रॉपरली इसका कोई ऑब्वियस स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई रीजन अभी तक हम नहीं ढूंढ पाए। बट यस, आगे आने वाले टाइम पे क्या हो सकता है, क्या पता चल सकता है, टाइम विल टेल, लेकिन अभी तक कोई बहुत ऑथेंटिक आंसर हमारे पास इसका नहीं। बट एक चीज है ना, इसमें मैंने जैसे देखा कि हम ऐसे कई बच्चों को छोड़ देते हैं सोसाइटी में, जैसे भी है, मतलब उसके ना फ्रेंड्स बनते हैं, ना फिर कुछ भी उसके पास नहीं जाते लड़के लड़कियां, तो मतलब ऐसे कैसे देखना चाहिए सोसाइटी को ऐसे बच्चों को? नहीं, ऐसा इसमें कुछ नहीं, उसको गलत टैग दे देते हैं कि ये बंदा ऐसा है तो इसके साथ नहीं। मैं समझ पा रहा हूँ आप क्या शब्द इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, बहुत कॉमनली इसके लिए कहा जाता है, लेकिन इसीलिए तो ये जो पॉडकास्ट कर रहे हैं या हम जो इस अवेयरनेस के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं?
सोसाइटी को अवेयर करने के लिए तो कर राइट रहे हैं। राइट राइट यही तो एक इंक्लूसिव सोसाइटी है। आज ये कितना आसान है कि मैं किसी ब्लाइंड को देखकर आउट ऑफ सिंपैथी एम्पैथी मैं उसको हाथ पकड़कर सड़क पार करा देता हूँ। आज की डेट में ये कितना कॉमन है कि मैं विजिबली किसी को हैंडीकैप्ड देखकर उसके प्रति अपना दया भाव भी रखता हूं और हेल्पिंग प्रोसेस भी अपने उसको लेकर आता हूं। लेकिन हमारे ये वाले डिसऑर्डर्स में बस कहकर छोड़ दिया जाता है, तो ये चीज नहीं चलेगी। इंक्लूसिव सोसाइटी का मतलब यही है कि जो परिवार इस चीज में से निकल रहे हैं वो इसलिए भी ज्यादा परेशान हैं क्योंकि सोसाइटी समझ नहीं पा रही है कि ऐसे भी कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं। कई बार तो उनको यही कह दिया जाता है कि ये तो पेरेंटिंग का इशू है, बच्चा जिद करता हुआ दिखा रहा है, टेंट्रम थ्रो कर रहा है, जबकि वो उसका टेक्निकल लैंग्वेज में मेल्ट डाउन है, जिसमें कि वो बच्चे का सेंसरी ओवरलोड हो गया है और वो उसके कंट्रोल में नहीं है और वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है, इसलिए इतना ज्यादा टेंट्रम या इतना ज्यादा क्राइंग या स्क्रीमिंग हो रही है। लेकिन देखने वाले को क्योंकि ये नहीं समझ आ रहा कि ये एक डिसऑर्डर है, तो वो क्या कह रहे हैं कि ये पेरेंटिंग का स्टाइल है, देखिए इन्होंने बच्चे की परवरिश ठीक नहीं की। सो ऐसी चीजें भी आती हैं जो कि समझने में काफी पेनफुल होती हैं, बट वी रियली अंडरस्टैंड। इसीलिए तो हम बात कर रहे हैं इन सब चीजों के लिए। हर चीज का एक प्रोसेस, एक टाइम पीरियड होता है। इस चीजों के, इन डिसऑर्डर्स के बारे में बहुत पहले नहीं पता था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे साइंस एडवांस होती चली जा रही है वैसे हम इन चीजों के बारे में ज्यादा जानने लगे हैं और ये चीजें बढ़ रही हैं, मतलब अवेयरनेस बढ़ रही है, तो हम इस चीज को समझ पा रहे हैं। अब लोग, आज मैं ये कह रहा हूँ कि आज हम आपसे ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो आज भी तो बहुत सारे लोग इसको समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि आज के इस पॉडकास्ट में पूरे तरीके से हर चीज को मैं नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि टाइम लिमिट्स हैं, सब चीजें, लेकिन कुछ ना कुछ आज हमने एक हल्का सा ही सही लेकिन अपनी तरफ से एक एफर्ट तो किया कि इस चीज के लिए सोसाइटी समझ सके कि ऐसे भी कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं। अगर एक अंडरस्टैंडिंग भी आ गई तो हम उस चीज को एक्सेप्टेंस में ले आएंगे तो सोसाइटी में इन फैमिलीज का, पेरेंट्स का, बच्चों का, बल्कि बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा उनका ये वाला जो सफर है। और फिर हम धीरे धीरे जब इनके साथ में जब थेरेप्यूटिक एफर्ट्स आएंगे, प्रॉपर सिस्टमैटिक अप्रोच आएंगी, तो जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे बच्चों में अलग अलग लेवल के ऊपर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट भी आती है। सो ये कलेक्टिव है। टैग देना बंद करना चाहिए कि वो जो टैग देते हैं कि ये बच्चा ही ऐसा है, छोड़ो इसको, ऐसे फ्रेंड्स ही नहीं बनाना, मतलब नहीं, अच्छी चीज नहीं है। बिल्कुल कोई ऐसे नहीं करना चाहिए। ये तब तक है जब तक कि हमें इसके बारे में समझ नहीं है। अगर आज हम समझ रहे हैं तो हमारा देखने का नजरिया बदल जाता है। राइट राइट राइट। सो अब आपका और मेरा क्या इसमें योगदान हो सकता है कि मैं इस नजरिए को बदलने में, उनको समझाने में अपना योगदान दूं, जो हम कर रहे हैं। हमारे तरह ही है वो भी सभी हम, मैंने तो कितनी बार कहा कि ये तो मैंने आज अपने इस सब्जेक्ट की 2 किताबें फालतू पढ़ ली, तो इसलिए मैं एज एन एक्सपर्ट बैठ के आपसे बात कर रहा हूं। अगर मैंने ये 2 किताबें ना पढ़ी होती तो मैं भी तो सोसाइटी का ये हिस्सा हूं, तब मैं कुर्सी के इस तरफ बैठा होता और मुझे भी इस चीज के बारे में नहीं पता होता। लेकिन ठीक है, सो हमारे ये प्रयासों से ही, इसी तरह के एफर्ट से धीरे धीरे सोसाइटी में इस चीज की अवेयरनेस बढ़ेगी, सेंसिटिविटी बढ़ेगी और हम इन चीजों को पेरेंट्स के लेवल के ऊपर भी इजी होगा और सोसाइटी के लेवल पर भी ये मच बेटर हो जाएगा। सो आई रियली थैंक यू कि आप इस तरीके के एफर्ट्स कर रहे हैं एंड प्लीज कीप डूइंग। आप जैसे मैंने आपने पहले भी बताया कि आप अलग अलग डोमेन में, अलग अलग चीजों में भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अवेयरनेस होनी चाहिए, मेरा तो मोटिव ही है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। सो आज जिस तरीके से पॉडकास्ट हमने शुरू किया था उसी तरीके से इसको मैं एंड भी ले जाता हूँ। मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप इस तरीके से अपने आप में एफर्ट्स कर रहे हैं। आपने तो बल्कि ये बताया कि आपका बहुत इंटरेस्ट है कि आप ये सब एडिटिंग भी खुद करते हैं और ये सब कर रहे हैं। डेफिनेटली ये सब फ्यूचरिस्टिक चीजें यही आने वाली हैं। सो मेरी तरफ से आपको सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरीके से अलग अलग टॉपिक्स में बातें करते रहें और अपनी क्रिएटिविटी, अपना पैशन और अपने इस चीज को पूरा करते करते बहुत मीनिंगफुल योगदान जो आप इस सोसाइटी में दे रहे हैं वो भी आप इसको और कई गुना ज्यादा बढ़ाकर आप दे पाएं, यही मेरी आपसे आपके लिए विशेष है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।